अभी भी अनजान शहर के आसमान में कुछ रोशनियां तैरती हैं, जिनके साथ किसी ऐसे व्यक्ति का एक वाक्य है जिसे हम अभी तक नहीं जानते। हम एक लाल कार को तेज रफ्तार से आते हुए और एक हेलमेट पहने हुए व्यक्ति को देखते हैं, जिसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव हैं। वही लाल कार पहले देखे गए हेलमेट पहने हुए मोटरसाइकिल चालक से टकराती है और उसके दाहिने तरफ से उसे टक्कर मारती है। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल और व्यक्ति दोनों दूर जा गिरते हैं, जबकि एक प्रकार का हार नीचे एक अलग फ्रेम में उछल जाता है। व्यक्ति सिर के बल जमीन पर गिरता है, जबकि मोटरसाइकिल उसके सामने थोड़ी दूर जाकर गिरती है। हमने लाल कार के चालक को मोटरसाइकिल चालक को कोई सहायता प्रदान किए बिना घटनास्थल से जाते हुए देखा। अपने अंतिम प्रयासों के साथ उसे याद आता है कि उसने अपना जीवन कैसे जिया था। उस क्षण तक हुई हर बात को याद करते हुए वह उस स्कूल के बारे में बात करता है जिसमें वह छोटा था, और अपने पेशेवर जीवन के बारे में कुछ बताता है। उसे अपनी माँ और उनके द्वारा अपने बेटे की मदद अपने पिता के पास जाता है, और अपने अंतिम प्रयासों के साथ वह दुनिया में बची हुई एकमात्र चीज तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उस वस्तु को छूने में कामयाब होता है, हम कुछ प्रकाश की किरणों को देखते हैं जो पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। अचानक हम एक नए स्थान पर चले जाते हैं, जहाँ लंबे बाल और सफ़ेद लबादे वाला एक आदमी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई देता है। आदमी अपनी आंखें खोलता है और अपने हाथों को देखकर आश्चर्य करता है कि वह दुर्घटना में कैसे बच गया। उसे यकीन है कि वह उस समय मर चुका था। उसका दिमाग किसी अन्य व्यक्ति की यादों से भर जाता है। हम डिस्कवर का नाम शोई है। हम एक जोड़े को हमसे बात करने के लिए आते देखते हैं, जो कुछ देर बाद सिरदर्द के साथ उठते हैं। गहरे रंग के कपड़े और बंधे हुए बाल वाला एक आदमी हमें बताता है कि एच 3 दिनों से सो रहा था, जबकि वह अपने बिस्तर पर कराह रहा था। उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा, जबकि बैंगनी कपड़े में एक उदास चेहरे वाली महिला अपने परिवार के घर में भोजन की कमी पर टिप्पणी करती है। वह बंधे हुए बाल वाले आदमी से पूछती है कि क्या उसे अभी भी बंगदा नाम के व्यक्ति के बारे में कोई खबर नहीं है। हमारा नायक हमें इस चरित्र का परिचय विचारों के बुलबुले के माध्यम से देता है कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है। बंगदा ने लोहे और नमक पर एकाधिकार कर लिया, और हम कह रहे हैं कि उसे एक उत्तम तलवार बनाने के लिए उनकी आवश्यकता थी, जिसे एक पुजारी द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा। बंधे हुए बाल वाला आदमी उदास चेहरे के साथ जवाब देता है, और उसका सिर नीचे जमीन पर निराशाजनक रूप से देखता है, क्योंकि वे बातचीत जारी रखते निवासियों से अपमानजनक कर वसूलते हुए युगल बातचीत समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि बंधे हुए बाल वाला व्यक्ति महिला से यह पूछते हुए घर से बाहर निकल जाता है कि वह उसका ख्याल क्यों रखे। हम उस स्थान का एक सामान्य दृश्य देखते हैं, जो दीवारों से घिरा है। कुछ इमारतें और पत्थर के ब्लॉक से बनी सड़क के चारों ओर वस्तुएं हैं। हमारा नायक उस क्षेत्र की एक इमारत के प्रवेश द्वार पर प्रकट होता है, जो हमें पिछली बातचीत के युगल से मिलवाता है। चुन एक सामान्य लोहार है, और जिसके पिता और उसकी माँ इयोन जीडब्ल्यू नामक एक बहुत ही देखभाल करने वाली महिला हैं। वह हमें अपने बड़े भाई चोहुक और अपनी छोटी बहन चोयान को भी दिखाता है, जो इन सब पर विचार करते हुए उसके सिर में प्रवाहित ज्ञान की मात्रा पर टिप्पणी करता है, जबकि उसके पास अपनी पिछली दुनिया से कुछ भी नहीं बचा था। हम लाल आंखों के साथ कुछ अज्ञात छाया चित्र देख सकते हैं, जबकि हमारा चरित्र साइमन पर टिप्पणी करता काल्पनिक दुनिया की इन सभी शंकाओं के साथ वह अपने भाई की तलाश में निकलता है, जो उसकी मदद करने में सक्षम हो सकता है, और जो हुक को खोजने पर पिछवाड़े में अकेले प्रशिक्षण ले रहा है। उसे पता चलता है कि उसका भाई वास्तव में मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा नहीं था। एक योद्धा के रूप में उसकी क्षमताओं पर संदेह करते हुए वह अपने भाई को फ़ोन करता है, उसके पास लौटता है और पूछता है कि क्या वह बेहतर महसूस कर रहा था। क्यों जवाब देता है कि वह ठीक महसूस कर रहा है, और बातचीत जारी रखते हुए पूछता है कि उसने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखी। उसका भाई बताता है कि उसने शराब की एक बोतल के बदले में एक सैनिक मित्र के साथ प्रशिक्षण लिया था। और हमारा नायक हमें थोड़ा और दिखाना शुरू करता है कि वह कौन है। हम रुचि नहीं लेते हैं, और सीखते हैं कि मोक्स का भाई पूछ रहा है कि क्या यह वास्तव में सड़क पर कोई अजनबी नहीं था, जो एक सैनिक होने का नाटक कर रहा था। हेक एक आक्रामक स्वर के साथ जवाब देता है। वह अपने भाई के बारे में अपनी पहली धारणा बनाना शुरू करता है। दोनों भाई थोड़ी और बात करते हैं, और हुक कुछ महान मार्शल कलाकारों का उल्लेख करता है, जिनकी तुलना उनके जैसे सामान्य लोग कभी नहीं कर सकते।
उस दुनिया में चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी कम से कम जीवित रहने के लिए भाग्य का धन्यवाद करते हुए वह कहता है कि यह लगभग मरने से बेहतर है, क्योंकि वह एक दृढ़ निश्चयी नज़र से आगे बढ़ता है। वह कहता है कि आज मैं क्यू के रूप में अपना जीवन शुरू करता हूँ और मैं 2 महीने बाद जीवित रहना सुनिश्चित करूँगा। हमें अपने नए दैनिक जीवन के बारे में कुछ और बताता है। विवरणों में से एक ये है कि उसके पिता कभी-कभी कुछ पैसे लेकर घर आते हैं और महीने के दौरान खाने के लिए कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं। एकमात्र चीज़ जो वह जानता है वह ये है कि कुछ रईस समय-समय पर अपने पिता से मिलने आते हैं और उनके परिवार को पता नहीं है कि वह समय-समय पर यह पैसा कैसे प्राप्त करते हैं। रात के खाने के दौरान यह पता चला है कि उनके पिता ने जो तरीके अपनाए थे, उनमें से एक, उन्होंने एक अकेले शार्क से 60 सोने के सिक्के उधार लिए थे। उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि वे कभी भी उस पैसे को कैसे चुका पाएंगे। दोनों के बीच एक छोटी सी बहस शुरू हो गई। उन्हें चिंता थी कि अकेला शार्क उनके परिवार को मार सकता है। वह अपने पति से भिड़ती है, जो ये कहकर अपने कार्यों को उचित ठहरा उनके घर में उनके पिता डकार लेते हैं और अपने दांत साफ करते हैं। मेज पर गंदगी, उसकी बहन अपनी माँ से कहती है कि वह अपने बाल धो सकती है। वास्तविकता से परेशान होकर हम उसके पिता से पूछते हैं कि वह जानवरों के बाल कहाँ पा सकता है जो बहुत मजबूत होते हैं। उसके पिता जवाब देते हैं कि नंगे बाल उनके लिए काम कर सकते हैं और पूछते हैं कि क्या वह अपने पिछले शिकार से कुछ चाहते हैं। वह मदद के लिए अपने पिता को धन्यवाद देता है और हम एक ऐसे दृश्य में जाते हैं जहां कपड़े में बंधे बालों की एक गेंद दिखाई देती है। अपने खाली समय में वह कुछ पतली लकड़ी की छड़ियों और नंगे बालों के साथ अपने परिवार के लिए कुछ टूथब्रश बनाने का फैसला करता है। वह छड़ियों के एक तरफ बालों को किसी प्रकार के गोंद के साथ चिपकाकर कुछ ब्रश इकट्ठा करता है। उसकी बहन देखती है कि वह क्या बना रहा है और आश्चर्यचकित नज़र से पूछती है कि यह क्या है। वह जवाब देता है कि यह कुछ खास नहीं है। उसे घर वापस जाने के लिए कहता है, जिससे उसका आश्चर्यचकित चेहरा एक नाराजगी में बदल जाता है। 3 घंटे में 250 टूथब्रश बेचने के बाद वे 500 चांदी के सिक्कों के लाभ से बेहद खुश हैं। और फिर कहानी पाठक को स्थानीय अर्थव्यवस्था से परिचित कराती है। 500 चांदी के सिक्के 5 सोने के सिक्कों के बराबर होंगे और कुछ गणना करने के बाद वह अपने पिता से कहता है कि अगर हर कोई मदद करे तो वे एक दिन में 3000 ब्रश बना सकते हैं। वह ये कहकर आगे कहता है कि अगर वे बेचें सब कुछ और लागत में कटौती करने के बाद उन्हें कुल 80 स्वर्ण सिक्कों का लाभ होगा, जो लोन शार्क को कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त होगा। घर लौटकर और अपने परिवार के साथ खबर साझा करना, उसकी माँ बेहद खुश है और हर कोई उत्पादन में एक साथ मदद करते हुए दिखाई देता है। परिवार का शत्रुतापूर्ण और दुखद माहौल, जिसे अध्याय 1 के दौरान पारिवारिक तर्क में प्रस्तुत किया गया था, अब मौजूद नहीं है। हर किसी को एक साथ देखा जा सकता है। आप एड को बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ माल के उत्पादन में मदद करते हैं, लेकिन अगली सुबह जब वे बाजार में लौटते हैं तो वे विश्वास नहीं कर सकते कि वे उनके सामने क्या देखते हैं। वे सड़क के किनारे स्टॉलों पर कई लोगों को उन्हीं टूथब्रश को बेचते हुए देखते हैं जिन्हें उन्होंने कुछ सुधारों के साथ बनाया था। व्यापारियों में से एक बताता है कि उसका ब्रश लोहे की कोर में सेट है, जो ब्रश को लकड़ी के मुकाबले 2 से 3 गुना अधिक समय तक टिकेगा। अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखते हुए क्यों विलाप करता है कि उसका विचार चुरा लिया गया था, और उल्लेख करता है कि वह यह सोचता है कि वह पैसा कमाने के लिए क्या कर सकता है। वह अपनी पुरानी दुनिया से बिजली या यहाँ तक कि एक हथियार जैसी चीज़ें बनाने पर विचार करता है, लेकिन वह इन विचारों को छोड़ देता है क्योंकि कुछ जटिलताएं हैं जिन्हें वह जल्दी और आसानी से विकसित नहीं कर सकता था। उसकी बहन उसके विचारों को बाधित करती हुई दिखाई देती है और पूछती है कि क्या वह पानी नहीं लाने जा रहा था ताकि वह अपने बाल धो सके, जबकि वह पैसा कमाने के बारे में अधिक चिंतित लगता है। उसकी बहन अपनी उपस्थिति के बारे में चिंतित है, जिसके कारण उनके बीच एक छोटी सी बहस होती है। उसका भाई लड़ाई में बाधा डालता हुआ दिखाई देता है और अपना प्रशिक्षण शुरू करता है, जो एच के विचार में उन सभी समस्याओं को देखते हुए बेकार था जिनका वे सामना कर रहे थे।
येन अपने भाई हिक की ओर दौड़ती है और पूछती है कि क्या वह अभिनय नहीं कर रहा था। हमेशा से अलग उसकी बहन टिप्पणी करती है कि वह परिवार के लिए आवश्यक ब्रशों की संख्या की शीघ्रता से गणना करने में सक्षम था, जो उसे असामान्य लगा। हेक जवाब देता है कि वह भी आश्चर्यचकित था, लेकिन उनका भाई जीवन भर पढ़ता रहा था, इसीलिए यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी। अपने भाई बहनों की बातचीत सुनकर उसे पता चलता है कि गणित ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे लोग जानते थे, और आश्चर्य करता है कि क्या यह उसके लिए एक प्रकार का कौशल हो सकता है। हम अपने नायक के पिछले जीवन में जो कुछ जानते थे उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताते हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी का युग जिसने कई चीज़ों को सीखने की संभावना लाई, और इन चीज़ों को जानने मात्र से उसने अपनी बहन को पहले ही आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे उसे लगा कि उस स्थान पर रहने वाले उसके पास एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने की क्षमता हो सकती है। फिर वह एक छड़ी उठाता है और अपने सामने मिट्टी की ज़मीन पर भोजन करता है और अपने दो भाई बहनों से अनुमति मांगता है, क्योंकि वह ज़मीन पर कुछ लिखना शुरू कर देता है। वह इस बारे में सोचना शुरू कर देता है। छौ परिवार उसके पिता पूरी तरह से समझ नहीं पाए। प्रस्ताव पूछता है कि वह किस तरह की बकवास कर रहा था। वह समझाता है कि उसके पास कुछ विचार थे और वह उन्हें क्रियान्वित करने की योजना बना रहा था। सम पूछता है कि विचार क्या थे। टिप्पणी में कहा गया कि अनुभव की कमी और आवश्यक लोहार के कारण फोर्ज को एक बच्चे द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता था। फिर स्पिरिट एच अपने पिता से पूछता है कि वह इस तरह से कितने समय तक जीवित रह सकता है। उसके पिता आश्चर्य से प्रश्न का उत्तर देते हैं। अपने बेटे को हाथ में हथौड़ा लिए बैठे हुए देखते हैं। लकड़ी के लट्ठे पर वह अपने तर्क को जारी रखता है और अपने पिता से पूछता है कि यदि कोई अकेला शार्क उसके हाथ को काटने आए तो वह क्या करेगा, क्योंकि उसने कर्ज लिया था। इससे पिता थोड़ा क्रोधित हो जाता है और क्रोध के भाव के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका बेटा जारी रखता है। वह अपने पिता द्वारा उस कार्यशाला में किए गए सभी लागतों का विश्लेषण करता है, जैसे उपकरण और निहाई। वह अपने पिता की अच्छी प्रतिष्ठा पर भी टिप्पणी करता है और कहता है कि यह संपार्श्विक के रूप में काम कर सकता है, यह पूछते हुए कि क्या वह कभी भी एक लोहार के रूप में 300 चांदी के सिक्के इकट्ठा नहीं कर सकता था। हम देखते हैं कि जल्द ही वह और भी क्रोधित हो जाता है। एच कहता है कि चाहे पैसा कहीं से भी आए, वह भविष्य में अपने पिता को 3 गुना चुकाने में सक्षम होगा। उसके पिता ने अपने बेटे से एक अलग दुनिया के दृष्टिकोण का खुलासा किया, यहाँ तक कि अपने बेटे के अपने पिता के साथ बातचीत करने की कोशिश करने के लिए उसके नैतिकता पर सवाल उठाया। उसने अपने बेटे से कुछ सवाल पूछे और अपने दाहिने हाथ को फोर्ज हथौड़ा से उठाया, जैसे कि वह उसे मारने जा रहा था। लेकिन हमें आश्चर्य हुआ कि वह बिना किसी डर के एक आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ अपने पिता को ठंडे रूप से देख रहा था। इससे उसके पिता ने और भी अधिक सोचने के लिए मजबूर किया कि बीमार पड़ने के बाद वह वास्तव में कितना अलग था। यह सोचकर कि क्या नई योजना टूथ ब्रश के समान थी, वह अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है और आह भरता है। अपने बेटे से अपने विचार के स्पष्टीकरण के साथ जारी रखने के लिए कहता है और किसानों को लोहे के हल बेचकर वर्तमान बाजार मूल्य में 30% की कमी कर दी, जिससे उसके पिता को यह विचार नापसंद हो गया। सू ने बताया कि एक लोहे के हल को बनाने में औसतन 15 दिन लगते हैं, और हम उसकी व्याख्या जारी रखते हैं। वह अपने पिता से पूछता है कि क्या वह 4 या 5 दिनों में सिल्लियों वाला लोहे का हल बना सकता है। जल्द ही कहता है कि कम समय में और कम पैसे में ऐसा करना असंभव है, क्योंकि उसका वेतन 10 चांदी के सिक्के प्रतिदिन था और 4 दिन में कुल मिलाकर 40 सिक्के होते। हम नायक को यह समझाते हुए देखते हैं वह शुरू में 20 लोगों को काम पर रखना चाहता था, जबकि उसके पिता प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। हम देखते हैं कि कुछ भूमिकाएं जो बनाने की आवश्यकता होगी, जैसे कि चारकोल बर्नर और उसके श्रमिकों के लिए शिफ्ट कैसे संचालित होगी। उन्होंने कुछ प्रारंभिक विवरणों पर चर्चा की कि क्या करने की आवश्यकता है और प्रत्येक भूमिका के लिए शिफ्ट क्या होगी, और हम देख सकते हैं कि उसके पिता ने अपना मन बदलना शुरू कर दिया है। जो अवास्तविक लग रहा था वह जल्द ही समझ में आने लगा। जो नाराज होने के बजाय अब विचारशील दिखाई दिए, अपने बेटे को यह बताते हुए कि सब कुछ कैसे काम करेगा। अंत में अंतिम आवश्यक भूमिका की व्याख्या करते हुए, जो कि स्मेल्टर होगी,
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह अभी प्रमोशन और छूट की पेशकश करके सब कुछ बेचेंगे। प्रत्येक आर के पास अलग अलग राशि के साथ दैनिक मजदूरी होगी, और यदि सब कुछ योजन जो अंततः एक लोहार के रूप में काम जारी रखने के बदले में प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, वे एक समझौता करते हैं और अध्याय जारी रहता है जो हमें औद्योगिक क्रांति के आधार पर हमारी नई कार्यप्रणाली दिखाता है। हम एक पैनल देखते हैं जिसमें पिछले विश्व से उत्पादन लाइनों पर काम कर रहे कुछ लोग दिखाई देते हैं। उसके बाद वर्तमान दुनिया के एक शहर का ओवरहेड दृश्य दिखाई देता है। छवि को झूम इन करते हैं और हम एच और उसके पिता को गंदगी वाली सड़क पर चलते हुए देख सकते हैं। उनके पीछे नीले रंग के लबादे में एक आदमी है, उनके पीछे एक और आदमी है, लाल वर्दी में 2 गार्ड, और आगे हाथ की स्थिति में वे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं। जबकि हम शांत लग रहे थे और कुछ जूते खरीदने के बारे में सोच रहे थे जो उसके पैरों को जल्दी चोट नहीं पहुंचाएंगे। उसके बगल में कोई व्यक्ति किसी कारण से घबरा गया था और जगह को घूरते हुए स्थिर खड़ा था। उससे पूछा कि उसने चलना क्यों बंद कर दिया, और यह कहना जारी रखा कि यदि वह इससे डरता है तो शिल्पकार की आत्मा का होना बेकार है। एक गार्ड ने उन्हें पंक्ति में आने के लिए कहा, उसका धन्यवाद किया और चलते रहा, जबकि वह गार्ड से शुरू करते हुए जगह का विश्लेषण करना शुरू करता है। उन्हें एक पंक्ति मिलती है जो उनके गंतव्य के लिए लगती है। हमारे नायक ने जो देखा उससे ऐसा लगता है कि लोग किसी कारण से अपनी संतुष्टि को नहीं छोड़ रहे हैं। यह उसकी बारी है, और उसने अपने पिता से कहा जो स्थिति से डरे हुए थे कि वे जल्द ही बाहर प्रतीक्षा करें, अपने बेटे का धन्यवाद करें। और हम कहानी को जारी रखते हुए देखते हैं कि वह अंदर जगह में प्रवेश कर रहा है। हम केंद्र में पीले वस्त्र में एक आदमी को देखते हैं जो दूसरों से अलग है। उसके सामने किसी प्रकार का दस्तावेज है और उसके हाथ में एक कलम है। पीले रंग के आदमी का नाम लेजोनजा था। वह क्यू को देखता कि यदि वह ऐसा करता है तो उसे भविष्य में इसका बहुत पछतावा होगा। किसी तरह उस आदमी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए जॉन जे पूछता है कि उसका शुरुआती बिंदु क्या था। वह अपना परिचय उस आदमी से देता है और कहता है कि वह जो कबीले की ओर से वहाँ है। जॉन और जा फिर गुस्से में मेज पर पटक देते हैं और पूछते हैं कि क्या उनके सामने वाला आदमी फायर ड्रैगन नामक प्रतिद्वंद्वी व्यापारी समूह को हीन भावना से देख रहा है। उसके शब्दों का क्या औचित्य है, और वे एक बैठक के साथ आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारा नायक अपने प्रस्ताव को समझाने के लिए अपनी जैकेट से लाल किताब निकालता है। वह कुछ गारंटी का प्रस्ताव करना शुरू करता है जिसमें उसके परिवार की सामग्री और संपत्तियां शामिल हैं। आरण को सुरक्षित करने के लिए जो कुल 150 सिक्के हैं। जॉन जे उसे यह समझाने के लिए कहता है कि अनुरोध किए गए 300 में से अन्य 150 के लिए क्या गारंटी होगी, और वह अपने परिवार के जीवन को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करता है। आदमी हूँ ने जो कुछ कहा उससे हैरान है, लेकिन वह उन्हें काले बाजार के माध्यम से मानव तस्करी में बेचने के अपने विचार को समझाना जारी रखता है। यह कहकर वह अंततः उस आदमी का ध्यान आकर्षित करता है जो यह महसूस करना शुरू कर देता है कि अपनी अनुनय योजना के साथ वह उस आदमी को उस पढ़ी हुई पुस्तक में निहित विचारों को दिखाता है जिसे उसने पहले निकाला था। जेन और जे गुस्से से प्रस्ताव पर विचार करना शुरू करते हैं, जबकि एचओए कहता है कि यदि वह प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तो वह किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी व्यापारी के पास जाएगा। जॉन जी उसके बातचीत कौशल से आश्चर्यचकित होते हैं और अपने जनरल को तुरंत 1000 चांदी के सिक्के लाने का आदेश देते हैं। फिर वह समझाते हैं कि अपने परिवार को गुलामों के रूप में बेचना उनके जीवन की कीमत होगी, आगे यह समझाते हुए कि यदि वह पैसे नहीं चुकाता है तो उसे बेच दिया जाएगा। हान अपनी किताब एक तरफ रख देता है, और जबकि जॉन जे धमकी भरे लहजे में कुछ और चीजें कहता है, हाँ, अपने पिता को छोड़ देता है। फिर पूछता है कि अगला कदम क्या है, और उसका बेटा जवाब देता है कि उनके घर के सामने नौकरी के उद्घाटन के साथ पहले से ही एक साइन बोर्ड लगा दिया गया है, यह देखने के लिए कि कितने लोग रुचि रखते हैं। इस साइन को देखने वह अपनी नौकरी में प्रबंधन और व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता था। एक दिन वह भीड़ के सामने अपना परिचय देता है और समझाना शुरू करता है कि काम कब शुरू होगा, और उसने अपने कर्मचारियों के लिए जो अनुबंध तैयार किया है वह लोगों को समझाना शुरू करता है कि अनुबंध के साथ वे क्या कर सकते हैं, और उनमें से कुछ इतनी अधिक जानकारी से भ्रमित लगते हैं। एच अपना भाषण जारी रखता है और उन्हें वेतन के बारे में जानकारी देता है कि अगर वे अधिक काम करते हैं तो उन्हें बोनस मिलने की संभावना है,
उन्होंने साप्ताहिक भुगतान वाली छुट्टी का भी उल्लेख किया और इसे यह कहकर उचित ठहराया कि लोगों को और अधिक प्रभावित करने के लिए सभी को आराम की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर वे 30 किलो वजन बढ़ाते हैं और दैनिक लक्ष्य को पूरा करते हैं तो उन्हें 50% प्रदर्शन बोनस मिलेगा। और उन्होंने कहा कि साप्ताहिक छुट्टी के अलावा उनके पास मासिक छुट्टी भी होगी और अगर उन्होंने अपनी छुट्टी के दिन काम करने का फैसला किया तो उन्हें दोगुना भुगतान किया जाएगा। बिना छुट्टी लिए उसे अगले साल के लिए 5 दिन की छुट्टी मिल जाती थी। वहां मौजूद हर कोई सुनकर हैरान रह गया और इसी बीच हमारा नायक अपनी एक पुरानी नौकरी को याद करता है। वह उस सिस्टम के बारे में बताता है जिसका वह इस्तेमाल कर रहा है और नौकरी में रुचि रखने वाले लोगों से गोपनीयता बनाए रखने के लिए कहता है। अगर लोग इस समझौते को तोड़ते हैं तो उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अंत में भीड़ ने उस अनुबंध की हर बात पर सहमति जताई जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। वह लोगों को नौकरी का प्रशिक्षण देने के लिए अलग करना शुरू करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अगर वे एक दिन भी काम करें तो भी उन्हें भुगतान किया जाएगा। अपने कर्मचारी के साथ समझौता होने के बाद वह अपनी योजना को क्रियान्वित करता है, जबकि उसके पिता इस बात से चिढ़ते हैं कि लोग चीज़ों को यथासंभव सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगले पैनल में हम व्यवहार में बदलाव देख सकते हैं। वह अधिक विनम्र दृष्टिकोण अपनाता है। वह अपने शब्दों का अधिक सावधानी से इस्तेमाल करते हुए अपने कर्मचारियों की प्रशंसा करता है। जाहिर तौर पर उसके बेटे ने उसे कुछ संचार तकनीक सिखाई थी जिससे गू को उस व्यक्ति पर गर्व महसूस होता है जिसने उसे सीखा था। वह अपने पिता से उत्पादन धीरे धीरे शुरू करने के बारे में बात करने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे बताता है कि उस समय यह असंभव होगा। जल्द ही वह गुस्से से अपना चेहरा बदल लेता है और समझाता है कि सामग्री की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। उसका बेटा कहता है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। आदर्श से थोड़ा नीचे थे, लेकिन वह शिकायत करते हुए कहते हैं कि वे अभी तक वांछित गुणवत्ता के आधे तक भी नहीं पहुंचे हैं। केयू का कहना है कि उन्हें 20 तारीख को वेतन देने के लिए पैसे की ज़रूरत है और अपने पिता को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए दबाव डालने की कोशिश करते हैं। सब कुछ सुनने के बाद उनके पिता प्रशिक्षण खत्म करने के लिए 3 और दिन मांगते हैं और एच कहते हैं कि यह अंतिम समय सीमा होगी। 3 दिन बाद हम एक अधिक कुशल उत्पादन लाइन देख सकते हैं। इस बार लोहे के साथ सामग्री बनाने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो रही है। यह देखकर कि उन्होंने क्या बनाया है, उनके पिता अपने बेटे को देखकर हैरान हैं, जो यह सब सोचने में सक्षम था। हम उनके पिता के कुछ दृश्यों को देखते हैं जो वे पहले करते थे और उसी कार्य पर अकेले बिताए समय को याद करते हैं। फिर पहला आइटम समाप्त हो जाता है, जिससे उनके पिता रोते हैं। इसे काम करते हुए देखकर, जीवन के खोए वर्षों को याद करते हुए, वह अपने बेटे से इसके बारे में बात करना शुरू कर देते। अब एच कई जोड़ी जूतों के साथ एक स्थान पर दिखाई देता है और उसके हाथ में एक काला बैग दिखाई देता है, जैसे कि वह चल रहा हो। हम उसके आगे वर्कशॉप मैनेजर ल्यूसन को देखते हैं। दैनिक रिपोर्ट के साथ हम देखते हैं कि कंपनी के पास अब एक से अधिक भवन हैं जहां सामग्री का उत्पादन किया जाता है और प्रदर्शन मूल्यांकन अभी भी किए जा रहे हैं। वे कंपनी के प्रबंधन पर चर्चा करना शुरू करते हैं, जबकि हम वर्तमान कार्य क्षेत्र की दीवार को पुनर्गठित करते हुए देख सकते हैं, जो कबीले की कार्यशाला को 3 मंडपों में विभाजित किया गया है। मंडप में दिनों में हमें सबसे कुशल और अनुभवी कर्मचारी मिले, जिन्होंने सोन मंडप में बड़े और अधिक जटिल उत्पादों को संभाला था। वहां नए भर्ती हुए लोग थे जिन्होंने गिजेन नामक एक नवनिर्मित मंडप में सरल और छोटी सामग्री के उत्पादन का ध्यान रखा था, जहां वे कुछ वस्तुओं और परिवहन के साधनों जैसे गाड़ी और लोहे के पहिए का उत्पादन कर रहे थे। अब हम प्रबंधक ली को एच को सूचित करते हुए देखते हैं कि एक अतिथि 2 घंटे पहले आया था और उसका काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था। हमारा नायक कहता है कि उसे पहले सूचित किया जाना चाहिए था और वह उस स्थान पर जाता है जहां हम जॉन जी को बैठे और अपनी चाय का आनंद लेते हुए देखते। बातचीत में हम मौजूदा स्थिति को उलटते हुए देखते हैं, जहां हाँ अब उस व्यक्ति से चांदी के सिक्के मांग रहा है जिसने उसे अपना पहला आरण दिया था। भुगतान किया गया और हाथ में सिक्कों का बैग था। और तुच्छ मामलों के बारे में कुछ और बातचीत करने के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अंततः व्यापार के बारे में बात करने का फैसला किया। जंग प्रायोजकों के साथ एक समस्या के बारे में पूछता है जो अभी भी मौजूद हैं
और दीवार यह कहकर जवाब देती है कि उसे इस मामले के बारे में थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है। उसने पूछा कि उसके पास समय की कमी के कारण सावधान रहना होगा और वह अग्नि ड्रैगन मर्चेंट के नाम का हमेशा के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। वह समझाना शुरू करता है कि सीएच कबीले का व्यवसाय कैसे बढ़ गया था और लोगों को अंततः पता चल जाएगा कि वे आपूर्तिकर्ता थे। वह अधिकारियों की रेटिंग और पूछताछ की संभावना के बारे में चिंतित है। वह अपनी सस्ती सामग्री की वजह से जोंगजो को बताता है कि भविष्य में कबीले के साथ व्यापार करने पर उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, उसे यह कहकर शांत करने की कोशिश करता है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके शब्द उस आदमी को समझाने के लिए काफ़ी नहीं थे। फिर डब्ल्यू अपनी लाल नोटबुक निकालता है जो लीन जा को परेशान करती है और बोलना शुरू करती है। वह समझाता है कि उसकी व्यापारियों के एक अन्य समूह के साथ बैठक हुई थी, जिन्होंने उसे रेशमी लाइन के जूतों की एक जोड़ी उपहार में दी थी। उन्होंने हाह को एक व्यापारिक प्रस्ताव देने की भी कोशिश की थी, जो कल्पना करने की कोशिश करता है कि वे ऐसा क्यों चाहते हैं। जैसे ही एक्स बोलता है, जा उसके हाथ से नोटबुक। वह पहले से ही सोच चुका है कि इसके बारे में क्या करना है। जो जॉन जा को आश्चर्यचकित करता है, वे बैंग नामक एक भगवान का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि वह उनके पक्ष में एक अच्छा समर्थक होगा, लेकिन सिर्फ एक कार्यशाला उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। फिर हा ने सिर्फ 1 महीने में अपने लाभ का खुलासा किया, जिसने एक बार फिर जॉन जय को आश्चर्यचकित कर दिया, जो हमारे नायक द्वारा कहे गए हर वाक्य से चकित लगता है। वह यह उल्लेख करके जारी रखता है कि उसका असली डर उन लोगों से निपटना है जो चौ कबीले के फोर्स को नीचे लाने का इरादा रखते हैं। फिर वह हमें लौह रक्त समूह के बारे में बताता है, जिसके पास बिना किसी निशान छोड़े और शाही कानून से मुक्त अपने दुश्मनों को खत्म करने के संसाधन थे। जो जॉन जा को अपना अंतिम निर्णय बताते समय अपनी उंगलियों को अपनी मेज पर चाय में डुबोता है। वह शाही परिवार के जनरल कुलों के शिष्यों से भरे समूह के बारे में बात एनी को अपना नया प्रायोजक बनाने के बारे में हम देख सकते हैं कि कुछ बिखरे हुए वाक्यांश अगली छवि को फ्रेम करते हैं कि नायक का वास्तविक लक्ष्य पूर्ण प्रभुत्व है। जे की कुर्सी फर्श पर गिर जाती है क्योंकि वह इसे पीछे धकेलता है और जो उसने सुना उस पर अविश्वास में खड़ा होकर पूछता है कि क्या यह वास्तव में संभव था। हम कुछ दिन पहले के एक दृश्य में जाते हैं जहां हम जंग बोंग सिटी हॉल में इन्हू के केंद्र में सांग जुई को पाते हैं, जहां कुछ तलवारबाज बात करते हुए दिखाई देते हैं। एच उस स्थान पर पहुंचता है और एक सफ़ेद बाल वाले आदमी से पूछता है कि क्या हो रहा था, जो एक लड़ाई के पीछे का कारण बताता है। जो लाल वस्त्र में एक तलवारबाज ने एक वेश्यालय पर कब्जा करने के लक्ष्य के साथ लड़ाई की घोषणा की। एच अब इस दुनिया में पहली असली तलवार लड़ाई देख रहा है, जो उसके पिछले युद्ध के विपरीत थी। दो लड़ाके जोर से भीड़ की राय के बारे में कि क्या हो रहा था, यह देखते हुए कि वे इस लड़ाई से प्रभावित नहीं थे। वह अपना ध्यान वापस लड़ाई की ओर मोड़ता है जो सफ़ेद कपड़े पहने तलवारबाज के साथ जारी रहती है। अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर कूदता है और हवा में नीचे की ओर वार करता है और ज़मीन पर उतरता है। वह लाल रंग के तलवारबाज की गर्दन पर निशाना साधते हुए दूसरी तलवार के साथ फर्श पर घूमते हुए अपना हमला जारी रखता है। उन्हें एक तीसरे व्यक्ति द्वारा बाधित किया जाता है, जिससे दोनों लड़ाके अपने नए प्रतिद्वंद्वी का बेहतर आकलन करने के लिए थोड़ा पीछे हट जाते हैं। सफ़ेद कपड़े पहने तलवारबाज कौन है जो उस पर अपमान करना शुरू कर देता है। फिर हम एक नीले रंग की वर्दी में एक आदमी को देखते हैं, जिसके सिर पर एक रूमाल है जो दोनों को गायब होने के लिए कहता है, जिसका वे तुरंत पालन करते हैं। एच इन सब से और भी अधिक प्रभावित होता है, यह महसूस करते हुए कि उसे अपनी तरफ उस स्थान की कितनी आवश्यकता थी। हम एक नए पैनल पर लौटते हैं जहां हम एच और जेन इतने कम समय में इतना बढ़ जाता है कि वह यह भी पूछता है कि अगर होए सफल होता है तो आप उसके पुराने साथी को मत भूलना, और एक दोस्ताना लहजे में पूछता है कि क्या उसे इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा कि जंग जा चला जाता है। वह स्थान एच को विदाई दे रहा है, जो उसे सुरक्षित वापसी की शुभकामनाएं देता है। एच को लौटते देख कोई उसे सूचित करता है कि फोर्ज का प्रभारी व्यक्ति उससे मिलना चाहता था, क्योंकि प्रभारी व्यक्ति उसके पिता थे। वह यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि मामला क्या है या कुछ हुआ था। जब वह पहुंचा तो वह घुटने टेक गया और हम उसके पिता को बगल के दरवाजे से प्रवेश करते हुए देखते हैं। उसके हाथों में कुछ है
जो उसे घुटने टेकने के लिए कह रहा है। वह अपने बेटे के सामने एक बैंगनी बॉक्स के साथ घुटने टेकता है, जिससे सीओए हर चीज़ के बारे में उत्सुक हो जाता है। वह समझाता है कि यह एक प्राचीन वस्तु है जो उनके कबीले में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और यह एक अलौकिक वस्तु है जो कुलपति छुआंग दीक की थी। हालांकि उसके पिता इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि उनके परिवार के कबीले के पूर्वजों में से एक वस्तु कबीले के अगले प्रतिनिधि को दी जानी थी। जल्द ही वह कहता है कि आज जब उसके पिता अपना बायां हाथ उस बैंगनी बक्से पर रखते हैं जिसमें अब वह वस्तु है जो नायक को विरासत में मिली थी, तो वह बाधित होता है। एच को आश्चर्य होता है कि क्या यह डेजा वू था, क्योंकि उसके पिछले जीवन में उसके पिता ने भी वही वस्तु उसे दी थी। उसके पिता उसे उस वस्तु को हमेशा अपने पास रखने के लिए कहते हैं, जो एक हार लगती है, जब तक कि वह इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए आगे ले जाने वाला अगला व्यक्ति न ढूंढ ले। यह उन लोगों का मिशन है जिन्होंने उस समय आकाशीय क्रिम्सन जेड प्राप्त किया है, जो यह महसूस करता है कि उसके साथ क्या हुआ, और वह एक पूर्वज के साथ शरीर की अदला बदली करने में कैसे कामयाब रहा। हम देख सकते हैं कि हार बोलना शुरू कर रहा है, जबकि इसके चारों ओर एक ओरा सर्पिल है। ऐसा लगता है कि एक से अधिक आवाज़ें बोल रही हैं, जैसा कि हम हार के अगले वाहक के बारे में बातचीत के साक्षी हैं। क्वॉट यह सुनकर चौंक जाता है और पूछता है। उसके पिता ने पूछा कि क्या क्रिम्सन जेड बात कर सकता है। ये सुनकर वस्तु ने पूछा कि क्या वह व्यक्ति उन्हें सुन सकता है और यह कैसे संभव हो सकता है। ये महसूस करते हुए कि वे बातचीत कर सकते हैं, वे आनंदित हुए, जबकि उनके पिता खड़े हुए और कहने लगे कि उन्होंने पहले भी यह अजीब सपना देखा था। उन्होंने अपने बेटे को चेतावनी दी थी कि वस्तु साधारण नहीं थी और आपको अपने दिल में तैयार रहना चाहिए, जिससे आप उनकी सलाह का पालन करेंगे। वह वापस रत्न की ओर देखता है, जो हा को चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि हम एक आदमी को पूरी तरह से बैंगनी वर्णक्रमीय आभा और लाल आंखों के साथ देखते हैं। यह ए उसके सामने प्रकट होता है और गुस्से से उसका नाम पूछता है। एच थोड़ा डरा हुआ अपने नाम के साथ जवाब देता है, बैंगनी आभा। ये कहना जारी रखती है कि अगर यह व्यक्ति उन्हें सुन सकता है, तो इसका मतलब है कि उसकी आत्मा की ऊर्जा उसके वंशजों के साथ संरेखित हुई थी।